आज हम पढ़ेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना के संदर्भ में ये हमेशा विवाद रहा है कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट समय समय पर इसकी व्याख्या करता रहा। कुछ मामलों में कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, कुछ मामलों में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। लेकिन सबसे पहले आप ये जानें कि प्रस्तावना है क्या। प्रस्तावना हमारे संविधान में रखी क्यों गई। तो प्रस्तावना जो है वो एक विवरण है। किसका? हमारे संविधान का शॉर्ट विवरण। जैसे कि हम एक घर बनाते हैं या यूनिवर्सिटी हमने बनाई, उसका ढांचा बनाया एक, या घर बनाते हैं तो पहले एक मैप तैयार करते हैं कि हमारा घर ऐसे होगा और फिर उसमें इतने कमरे होंगे, वो कमरा इस काम के लिए, वो कमरा इस काम के लिए, वो कमरा इस काम के लिए। वैसे ही है प्रस्तावना हमारी कि हमारा संविधान कैसे बनाया जाएगा। जैसे मैप बताया मैंने, मैप जो है मैप बना लेते हैं घर का एक कि भाई पहले मैप बना लिए पेपर पे, उसके बाद अब ये क्लियर हो गया कि हमारा घर की डिजाइन ये होगी, हमारे घर की डिजाइन। उसके बाद में घर बनता है हमारा, तो हाँ फिर हम मैप से अपने मिलाते हैं कि क्या हमारा घर वैसे ही बना है कि नहीं बना है, और फिर हमारे घर का कुछ उद्देश्य होता है बनाने का। वैसे ही है प्रस्तावना हमारे संविधान के लिए। तो जब संविधान बन के तैयार हुआ जो वो हमारे उस घर की तरह था जिसकी हमने कल्पना की। और प्रस्तावना क्या है? वही मैप, वो हमारी कल्पना, वो मैप जो हमने बनाया वो जब बनकर तैयार हुआ तो वो हमारा संविधान हो गया। और उस घर में जो कई कमरे बने वो था अलग अलग उद्देश्य से बनाए गए हर कमरे। वैसे ही संविधान की प्रस्तावना के कई उद्देश्य हैं जो उसमें निहित हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि संविधान के प्रस्तावना के मुख्य तत्व क्या क्या हैं। देखिए इसमें 3 बातें हैं, जो कीवर्ड्स हैं 3 हैं, आप उसको ध्यान रखेंगे तो आपको संभवतः प्रस्तावना जो है वो याद रह जाएगी मोटे मोटे हिसाब में। देखिए एक है तीन बातें हैं इसमें। सबसे पहले एक है कि संविधान का स्रोत क्या है। जैसे प्रस्तावना शुरू कहां से होती है? हम भारत के लोग ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया। मतलब कि इस प्रस्तावना को हम स्वीकार करते हैं। संविधान को तो बनाया था हमारी संविधान सभा ने, लेकिन हमारी संविधान सभा को सहमति किसने दी थी या सपोर्ट किसने किया था? भारतीय जनता ने। वो इसीलिए कहा गया है संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत में ही कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। अब हम भारत के लोग, तो प्रस्तावना का जो स्रोत है, प्रस्तावना का जो स्रोत है वो कौन है? हम भारत के लोग, भारत के लोग। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया जनता। जनता क्या है? संविधान और प्रस्तावना को क्या है? हमारी स्रोत है, क्योंकि जनता के ऊपर ही लागू किया जाएगा उसको, तो जनता ही स्वीकार कर रही है उसको। तो देखिए इसका क्या हो गया? स्रोत हम भारत के लोग। प्रस्तावना का स्रोत कौन हो गया? जनता हो गया। और फिर प्रस्तावना का हमारे संविधान का जो स्वरूप होगा वो उसमें दर्ज। देखिए संविधान का स्वरूप, अब संविधान का स्वरूप क्या है? संविधान का स्वरूप वही है कि जो दूसरी लाइन में है प्रस्तावना की, इसे लिखा गया ना हम भारत के लोग, इसके बाद लिखा गया भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। तो ये 5 जो है उसके क्या है? मुख्य स्वरूप है। कौन कौन? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दूसरा क्या है? समाजवादी। फिर क्या है? पंथ निरपेक्ष। फिर लोकतांत्रिक। उसके बाद क्या है? गणराज्य। अब जो ये शब्द हैं इसको हम अभी विस्तार से बताएंगे। आप इस मैप को ध्यान रखें थोड़ा सा। देखिए जो संविधान के हमारे स्रोत कौन है? भारत की जनता है। संविधान का स्वरूप क्या है हमारे?
इसी को मूल ढांचा कहा सुप्रीम कोर्ट ने 1973 वाले मामले में। तो संविधान का जो स्वरूप है क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य होगा हमारा। और इसका जो उद्देश्य है, संविधान का क्या क्या उद्देश्य है? संविधान का उद्देश्य जो है वो भी प्रस्तावना में लिखा गया। वो क्या है? प्रस्तावना की जो चौथी पांचवी लाइन है उसमें क्या क्या लिखा गया है? ये तो लिखा गया है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। मतलब उद्देश्य हमारे संविधान का क्या है? भाई न्याय प्राप्त कराना है सभी को। कौन कौन से न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो न्याय है तीन प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। उसके बाद ये तीन प्रकार के न्याय हो गए। उसके बाद पांच प्रकार की स्वतंत्रता। पांच प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन सी है? पांच प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ये पांच प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है हमारी प्रस्तावना में कि हमारे संविधान का क्या उद्देश्य होगा? न्याय प्राप्त करना होगा। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। फिर स्वतंत्रता प्राप्त करनी होगी। कौन कौन सी? वो पांच प्रकार की ना। तो और दूसरी उसके आगे समानता। समानता भी उद्देश्य है प्राप्त करना हमारा। समानता या प्रस्तावना में जो शब्द लिखित है वो है समता। समानता या समता लगभग एक ही है, उनको एक ही पर्यायवाची के रूप में लगभग इस्तेमाल किया जाता है इनका, समता और समानता का। तो समानता है और मानव की गरिमा है कि सभी को गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। तो और एकता और अखंडता है, बंधुत्व है। ये सब क्या है? हमारे संविधान के उद्देश्य हैं कि हमारा जब संविधान बनके तैयार हो जाएगा, जब 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना, उसके पहले भारत गणतंत्र नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि जनता द्वारा बनाए गए संविधान को या जनता द्वारा सहमति प्रदान किए गए संविधान को लागू नहीं किया गया था, इसलिए भारत गणतंत्र नहीं था। तो हम इसका मतलब वही बताएंगे गणतंत्र होता क्या है। तो संविधान का उद्देश्य क्या है? न्याय प्राप्त करना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता प्राप्त करना ना, उसके बाद समता प्राप्त करना, एकता और अखंडता को प्राप्त करना। ये सब चीजें जो है हमारे संविधान का उद्देश्य है। अब जो देखिए जो हमारा संविधान है इसकी जो प्रस्तावना है इसमें जो शब्द लिखे गए हैं कहाँ, उसके जो मुख्य स्वरूप है, मुख्य स्वरूप कौन कौन से हैं? सबसे पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न इसको कहा जाता है सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी मतलब प्रभुत्व संपन्न होना चाहिए इसको, ताकि अपने संदर्भ में, अपने देश के संदर्भ में हमारी सरकार निर्णय ले पाए, कुछ भी हमारे आंतरिक मामले में, हमारे बाह्य मामले में। देखिए संप्रभुता जो है वो एक विचारक थे ह्यूगो ग्रेसियस। ह्यूगो ग्रेसियस ने संप्रभुता को दो भागों में बांटा, एक आंतरिक संप्रभुता, एक बाह्य संप्रभुता। आंतरिक संप्रभुता क्या है, बाह्य संप्रभुता क्या है? आंतरिक देखिए, आंतरिक संप्रभुता और दूसरी क्या है? बाह्य संप्रभुता। इसको बांटा किसने था? वो विचारक ह्यूगो ग्रेसियस, ठीक है, उनका नाम याद रखिएगा। इन्होंने इसको बांटा था आंतरिक संप्रभुता में और बाह्य संप्रभुता में। अब भारत के संदर्भ में यही है। अब देखिए किसी भी राज्य के लिए
राजनीति विज्ञान में यह माना जाता है कि एक देश या एक राज्य के लिए 4 आवश्यक तत्व हैं किसी भी राज्य को बनाने के। तो उसमें क्या क्या आता है? सबसे पहले आती है जनता। उसके लिए जनता का होना जरूरी है। उसके लिए हमारे पास भूभाग या जमीन होना जरूरी है। तीसरी चीज है गवर्नमेंट, मतलब सरकार होना जरूरी है। चौथी चीज है संप्रभुता। संप्रभुता सबसे जरूरी चीज है। अब देखिए, ब्रिटेन का जब उपनिवेश था भारत जब गुलाम था ब्रिटेन का, तो उस टाइम पे क्या था? उस टाइम पे हमारे पास जनता भी थी, सरकार भी थी हमारी, और लोग भी थे, और जमीन भी थी। लेकिन क्या था? संप्रभुता हमारे पास नहीं थी। हमारे जहाँ जो सरकार बनाई जाती थी वो किसके आदेश से काम करती थी? ब्रिटेन के आदेश से काम करती थी। ब्रिटेन की संसद जो आदेश देती थी, जो नियम कानून बनाती थी, उसी आधार पे यहाँ पे शासन व्यवस्था चलाई जाती थी। तो हमारे पास 3 चीजें थी, लेकिन संप्रभुता नहीं थी इस टाइम पे। इसीलिए उस समय भारत जो है एक गणराज्य नहीं था, या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं था। तो इसको पूर्ण राज्य नहीं कहा जा सकता। एक गार्नर महोदय हैं, वो संप्रभुता को राज्य का सबसे आवश्यक तत्व मानते हैं। बाकी लगभग विचारक इन चारों तत्वों को ही मानते हैं कि 4 आवश्यक तत्व राज्य के होते हैं। तो देखिए, आंतरिक संप्रभुता एक हो गई, एक हो गई बाह्य संप्रभुता। आंतरिक संप्रभुता का मतलब क्या है? आंतरिक संप्रभुता का मतलब ये है, हमारे हमारे देश में जो कानून बनाए जाएंगे, मतलब राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सब जो रेगुलेशन बनाया जाएगा या जो कानून बनाया जाएगा, जो हमारे यहाँ लागू किया जाएगा, वो आंतरिक संप्रभुता के अंतर्गत आएगा। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक, ये जो मामले हैं ये हमारे आंतरिक संप्रभुता के मामले हैं, ध्यान रखिएगा। दूसरा क्या है? बाह्य संप्रभुता। बाह्य संप्रभुता क्या है? बाह्य संप्रभुता होगा जब हम संधि करते हैं किसी देश से संधि करते हैं, कोई भी समझौता करते हैं। हमारे कौन सा देश मित्र होगा ये हम डिसाइड करेंगे, हमारा देश डिसाइड करेगा, कोई डिसाइड करेगा। किसी देश के प्रभाव में आकर डिसाइड नहीं करेगा ये, क्योंकि हम संप्रभु हैं। तीसरी चीज क्या है? हम मित्र और शत्रु अपने जो है खुद डिसाइड करेंगे, कोई तीसरा डिसाइड नहीं करेगा। तो ये हुई हमारा संप्रभुता का विचार। जो संप्रभुता जो है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब यही होगा। एक आंतरिक संप्रभुता, एक बाह्य। फिर आंतरिक संप्रभुता के अंदर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक मामले जो भी हैं हमारे यहाँ, ये आते हैं। इसके संदर्भ में हमारी भारत सरकार जो भी निर्णय लेगी वही फॉलो किए जाएंगे यहाँ पे। बाह्य संप्रभुता क्या है? हम किसी देश से संधि करते हैं, हमारा कौन सा देश मित्र होगा, कौन सा देश शत्रु होगा, के संदर्भ में भी हम स्वतंत्र हैं निर्णय लेने के लिए। ये है हमारी बाह्य संप्रभुता। अब दूसरे शब्द पे अब दूसरे शब्द पे आते हैं। कौन सा है वो? समाजवादी। देखिए, समाजवाद जो है या सोशलिज्म एक शब्द है ये, या एक विचारधारा है ये, जो ये मानती है कि सभी तरीके की बराबरी होनी चाहिए, सभी को सब तरीके की बराबरी मिलनी चाहिए। जैसे कौन कौन सी? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता सभी को मिलनी चाहिए। ये है विचारधारा, कहती है समाजवाद। भारत में जो अपनाया गया है वो लोकतांत्रिक समाजवाद अपनाया गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। उन्होंने विचार दिया था लोकतांत्रिक समाजवाद का, मतलब वो लोकतांत्रिक समाजवाद को मानते थे। ये विचार सबसे पहले ब्रिटेन में आया था। तो नेहरू जी लोकतांत्रिक समाजवाद को मानते थे। तो लोकतांत्रिक समाजवाद क्या है? वो है पूंजीवाद और समाजवाद का मिला जुला रूप है। क्या? लोकतांत्रिक समाजवाद। तो समाजवाद ये मानता है कि हमारे संविधान का क्या उद्देश्य होगा? सामाजिक न्याय प्राप्त करना, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय और सभी तरीके की समानता जो है वो प्राप्त करना ही हमारे संविधान का उद्देश्य होगा।
तो इसमें जो समाजवाद शब्द है इसका मतलब ये। उसके बाद क्या है, पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता तीसरा शब्द है। देखिए 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। ये प्रस्तावना बनाते समय उसमें नहीं थे। क्या है पंथ निरपेक्षता? ये है, देखिए 3 प्रकार के राज्य होते हैं। एक होता है नास्तिक राज्य, दूसरा होता है सैद्धांतिक राज्य, तीसरा होता है धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्मनिरपेक्ष है पंथ निरपेक्ष राज्य। नास्तिक राज्य वो है, वो जो धर्म विरोधी होता है। क्या होता है? धर्म विरोधी, ये किसी भी धर्म को नहीं मानता, जैसे कि पूर्व सोवियत संघ इसी टाइप का राज्य था। सैद्धांतिक राज्य क्या होता है? जो एक धर्म को मानता है, एक धर्म के नियमों कानूनों के अनुसार कार्य करता है, जैसे कि वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी जो है वो ईसाई धर्म के नियमों कानूनों के अनुसार काम करती है। उसके बाद है तिब्बत, जहाँ के शासक दलाई लामा भारत में शरण लिए हैं और धर्मशाला में रहते हैं, हिमाचल प्रदेश। तीसरा क्या है? श्रीलंका। ये तीनों सैद्धांतिक राज्य हैं जो धर्म के सिद्धांतों पर चलते हैं। और धर्मनिरपेक्ष राज्य कौन है? भारत। भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, भारत देश का अपना कोई धर्म नहीं है। मतलब संविधान में ये नहीं कहा गया है कि हमारे देश का कोई धर्म होगा या हमारा कोई धर्म होगा। उसमें आर्टिकल 25 से 28 के बीच में मूल अधिकार दे दिए गए सभी नागरिकों को कि आप किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। तो धार्मिक स्वतंत्रता आर्टिकल 25 से 28 हमारे संविधान में दे दी गई है। तो भारत देश का अपना कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन सभी धर्मों को समान स्वतंत्रता होगी कि सभी धर्मों का प्रचार किया जा सकता है, सभी लोगों द्वारा, जो भी उस धर्म को मानने वाले लोग। तो ये सब चीजें हैं भारत में। ये है पंथ निरपेक्षता के बाद क्या होगा? लोकतांत्रिक। देखिए लोकतांत्रिक जो है, लोकतंत्र जो है 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी इसको कहा जाता है। एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, हम इसको समझाते हैं। देखिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी है एक राजनीति विज्ञान में। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी वो राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत है। वो राज्य की उत्पत्ति के 4 सिद्धांत हैं, उनमें से एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी को दिया किसने था? हॉब्स, लॉक और रूसो ने। और देखिए ये इस दोनों प्रकार के लोकतंत्रों से वो जुड़े हुए हैं। हॉब्स ने कहा लोगों के अधिकार मोनार्की में सुरक्षित हो सकते हैं, मतलब राजतंत्र में। लेकिन लॉक ने कहा नहीं, राजतंत्र में एक व्यक्ति राजा होगा तो वो तानाशाह बन सकता है, तो लोगों के अधिकार सुरक्षित नहीं रहेंगे, हम प्रतिनिधि लोकतंत्र बनाएंगे। कौन सा लोकतंत्र? प्रतिनिधि लोकतंत्र बनाएंगे। मतलब हम अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे और 5 साल के लिए उनको भेज देंगे, या कुछ भी अपना जो भी टाइम डिसाइड करें, 5 साल 6 साल को सदन का है अपना, तो भेज देंगे। उसके बाद वो हमारे लिए नीतियां बनाएंगे। अगर वो हमारे लिए अच्छी नीतियां बनाते हैं तो हम अगली बार फिर उनको चुनेंगे। अगर वो हमारे लिए अच्छी नीतियां नहीं बनाते हैं तो अगली बार फिर हमारे पास वोट का अधिकार होगा, हम बदल देंगे उनको। ये 17वीं शताब्दी में आया था ये विचार।
तो क्या हुआ, ये लॉक ने कहा कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होना चाहिए हमारे यहाँ। अप्रत्यक्ष मतलब प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है इसको। प्रतिनिधि क्यों कि हम अपना प्रतिनिधि भेज देंगे और 5 साल बाद फिर से अगर वो हमारे लिए अच्छी नीतियां नहीं बनाएगा तो 5 साल बाद उसको अपने वोट द्वारा फिर से बदल देंगे। लेकिन फिर रूसो महोदय कहते हैं कि नहीं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र होना चाहिए। ये कहते हैं, अब रूसो कहते हैं कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं होना चाहिए। भाई अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में आपको क्या अधिकार मिले हैं? आप सोचिए, आपको कुछ अधिकार मिले हैं क्या? आपकी इच्छा से कुछ होता है? नहीं होता है। तो हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, क्योंकि हमने विधायक बना दिया, हमने सांसद बना दिया, वो 5 साल के लिए गायब हो जाते हैं, फिर कहाँ रहते हैं कुछ पता नहीं रहता, तो वो 5 साल के लिए चले जाते हैं। तो हम अब फिर से 5 साल बाद ही वोट कर सकते हैं और उनको बदल सकते हैं। उसके पहले हमारे पास बहुत ज्यादा अधिकार नहीं है कि हम क्या कर पाए। तो रूसो वही कहता है कि ब्रिटेन के लोग 5 साल में एक बार स्वतंत्र होते हैं। लेकिन रूसो दूसरी बात कहता है कि क्या होना चाहिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र होना चाहिए। प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है इस समय। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब होता है कि हम जो है, अगर किसी विधायक नेता मंत्री को चुनते हैं, किसी को विधायक को चुनते हैं या सांसद को चुने, हमने चुनाव किया उनका, और वो सही नीतियां नहीं बना रहे हैं हमारे अनुसार, तो क्या होना चाहिए? रिकॉल की व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब हम उनको तुरंत बुला लें, लोग एक जगह पे इकट्ठा हों, वोट करें तुरंत कि भाई हम इनके पक्ष में हैं, कोई कहेगा इनके विपक्ष में। अगर पक्ष में ज्यादा लोग आए तो ठीक है, नहीं तो अगर विपक्ष में ज्यादा लोग खड़े हुए तो भाई तुरंत उसको हटा दिया जाएगा, फिर से चुनाव होगा उसका। तो ये क्या है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी या प्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसको कौन मानता है? रूसो मानते हैं। इसको कौन मानता है? जॉन लॉक मानते हैं। हॉब्स का नाम मैंने बताया था, वो राजतंत्र को मानते हैं। तो लोकतंत्र हमारे यहाँ जो है, हमारे यहाँ इस टाइप का लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है या प्रतिनिधि लोकतंत्र, जॉन लॉक इसको मानते हैं। तो लोकतंत्र, वो अब्राहम लिंकन ने कहा था ना, लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता का शासन है। अमेरिका के राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन। और एक शब्द है गणराज्य। क्या है? गणराज्य, रिपब्लिक। भारत गणराज्य कब बना? भारत 1947 में बना कि 1950 में? देखिए, भारत जो है 1950 में गणतंत्र बना, 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है कब? 26 जनवरी को। क्यों 26 जनवरी को मनाया जाता है? यही कि भारत गणतंत्र बना, मतलब कि अब से क्या होगा? चुनाव होगा और जनता ही चुनेगी सरकार को, और सरकार में जो भी लोग होंगे वो जनता द्वारा ही चुने होंगे। मतलब अंतिम संप्रभुता जो होगी वो जनता में निहित होगी। यही है गणतंत्र का मतलब। ठीक है, ये व्यवस्था जो है हमारे यहाँ गणतंत्र की, वो ली गई है कहाँ से? फ्रांस से। माना जाता है कि ये फ्रांस से ली गई है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वो लगभग दुनिया में इस समय वही प्रचलित है, लेकिन ब्रिटेन से हमने संसदीय व्यवस्था को लिया है। प्रस्तावना को हमने जो है अमेरिका से लिया है। अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना का सबसे पहले जिक्र किया गया। तो प्रस्तावना को हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। लेकिन कहा जाता है कि प्रस्तावना की जो भाषा है, जैसे स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, जो शब्द है ये इस टाइप के, भाषा जो है उसकी, वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए और कुछ है जो अब देखिए, हमारे संविधान का स्वरूप हो गया कंप्लीट। अब संविधान का उद्देश्य क्या गया था? संविधान का क्या क्या उद्देश्य था? न्याय। क्या था? न्याय। कौन कौन सा? सामाजिक, आर्थिक, और कौन सा है? राजनीति।
इसका मतलब ये हुआ, देखिए सामाजिक न्याय का मतलब क्या होता है कि हम जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, ये सामाजिक न्याय होगा। और आर्थिक न्याय क्या होगा कि सभी को प्राथमिक वस्तुएं, मतलब रोटी, कपड़ा, मकान, सबको कम से कम इतना तो मिलना ही चाहिए। तो ये क्या हो गया, ये होगा आर्थिक न्याय। मतलब हमारे संविधान का ये उद्देश्य है कि हम भाई सामाजिक न्याय उपलब्ध कराएंगे सभी को, आर्थिक न्याय उपलब्ध कराएंगे मतलब प्राथमिक वस्तुएं सबको मिलेंगी। और राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय मतलब हो गया एक व्यक्ति एक वोट। पहले सिस्टम क्या था, जिसके पास ज्यादा धन संपत्ति होता था या जो ज्यादा पढ़ा लिखा होता था, ब्रिटेन में भी था ये, बेंथम ने इसका विरोध किया था, भारत में भी ये था पहले, कि उसको एक व्यक्ति को कई वोट मिलते थे और जो गरीब आदमी होता था उसको एक व्यक्ति का एक ही वोट मिलता था। तो लेकिन यहाँ पे कहा गया भाई राजनीतिक समानता हम या राजनीतिक न्याय जो है हम उपलब्ध करवाएंगे लोगों को। तो क्या करेंगे, एक व्यक्ति बराबर एक वोट और सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार होगा, चाहे वो गरीब होगा चाहे अमीर होगा। अगर लोकतंत्र है तो सभी को अधिकार होगा। अब देखिए आगे न्याय हो गया, फिर उसके बाद क्या है, दूसरा उद्देश्य क्या है, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कौन कौन सी है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, बिलीव मतलब बिलीव, विचार, धर्म मतलब रिलीजन, और उपासना फेथ। ठीक है, तो विचार, हम हमारे जो विचार हैं उसको हम व्यक्त कर पाए। और आरटीआई जानते हैं आप लोग, राइट टू इंफॉर्मेशन, वो इसी का एक पार्ट है कि अगर हम हमारे पास सूचना होगी तब हम अपने विचार व्यक्त कर पाएंगे। मतलब मान लीजिए कि कोई घोटाला हुआ, सरकार ने कोई घोटाला किया, अब हमारे पास सूचना ही नहीं तो हम क्या बोल पाएंगे, अपने विचार क्या व्यक्त कर पाएंगे कि ये सही था या गलत था या हुआ ये नहीं हुआ। तो आरटीआई को माना जाता है कि वो इसी का एक भाग है, विचार अभिव्यक्ति का, कि भाई हम, और अभिव्यक्ति के साधन क्या क्या है, ये हमारे न्यूज़पेपर हैं, मीडिया है, जो भी है ये भी हमारे क्या है, अभिव्यक्ति के साधन है ये सब। तो हमको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की, हम भाई किसी में विश्वास करते हैं, किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं और किसी की भी उपासना कर सकते हैं, किसी को भी मान सकते हैं। तो 5 प्रकार की जो है हमारे संविधान में क्या है, इसकी गारंटी दी गई, स्वतंत्रता की गारंटी दी गई। ठीक है, मतलब ये प्रस्तावना में ये सब चीजें हैं। समता, समता है एक शब्द, समता है ना, तो समता का भी मतलब यही होगा कि हम भाई समानता उपलब्ध कराएंगे अपने यहाँ। कौन सी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता उपलब्ध करवाएंगे हम सभी को। और सभी व्यक्ति को गरिमा के साथ जीने का अधिकार होगा। मतलब डिग्निटी होता है ना, मानव गरिमा, कहते हैं इंसान को इंसान होने के नाते तवज्जो दी जानी चाहिए क्योंकि वो भी इंसान है। तो वो मानव गरिमा है, मानव को गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। ठीक है, प्रस्तावना का जो उद्देश्य है उसमें एक है बंधुत्व, भाईचारा, कि भाईचारा भाई होना जरूरी है। अगर भाईचारा नहीं होगा तो क्या होगा, हमारे देश में अराजकता होगी। हमारे यहाँ कई धर्मों के लोग रहते हैं, कई जातियों के लोग, कई संस्कृतियों को मानने वाले लोग रहते हैं, तो भाईचारा जरूरी है। तो ये सब जो है हमारे संविधान के उद्देश्य हैं। तो अगर इतना आपको समझ में आया तो देखिए कुछ जो तथ्य हैं इसके बारे में। प्रस्तावना, देखिए प्रस्तावना बहुत जरूरी चीज़ है। प्रस्तावना से कई बार सवाल पूछे गए। पिछली बार 2019 में यूपीएससी के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछा गया कि संविधान की क्या प्रस्तावना भाग है या नहीं। तो आप सोचिएगा कि उसका क्या संविधान की प्रस्तावना क्या भाग है कि नहीं। वो कौन से मामले थे जिनमें कहा गया कि संविधान का भाग है प्रस्तावना। सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया 1960 में, बेरुबारी केस 1960 में आया सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता है क्योंकि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं। लेकिन 1967 में गोलकनाथ का मामला आया सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें यह कहा गया कि प्रस्तावना जो है अपरिवर्तनीय है, प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता है।
और उसके बाद एक मामला आया 1973 में केशवानंद भारती का मामला, जो आप लोग जानते होंगे कई मामले उसमें थे। मूल ढांचे का सिद्धांत जो है उसी निर्णय से आया। 13 जजों की पीठ ने डिसीजन लिया था 7 और 6 के बहुमत से। 7 लोग उसके पक्ष में थे, 6 लोग उसके विपक्ष में थे। एक सीकरी थे उस टाइम पे चीफ जस्टिस। तो ये निर्णय लिया गया कि संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, लेकिन अन्य भागों में परिवर्तन आर्टिकल 368 के तहत किया जा सकता है। तो और जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें भी आर्टिकल 368 के तहत परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इसलिए यह माना जाता है कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है, लेकिन वो संविधान के बिना अधूरी है। मतलब संविधान के अन्य भागों के साथ ही मिलकर ही वो पूर्ण बनती है। अकेली प्रस्तावना बहुत ज्यादा महत्व नहीं रखती, उसको न्याय का आधार नहीं माना जा सकता है। तो ये 1973 के केशवानंद भारती केस में ये क्लियर हुआ। एक मामला था 1994 एसआर बॉम्बई का मामला, उसमें भी ऐसे ही मूल ढांचे को लेकर बात की गई थी। तो उसमें भी कहा गया कि संविधान की प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है, उसमें भी ये माना गया। ठीक है, प्रस्तावना के संदर्भ में कुछ लोगों ने जरूरी बातें कही हैं। एक थे के मुंशी ने कहा प्रस्तावना हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली है। जन्म कुंडली का मतलब जो है कि जो हमने सोचा है संविधान बनाने का, जैसा देश बनाने का, तो प्रस्तावना में ही सब कुछ निहित है। और एक सदस्य थे सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, उन्होंने कहा कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, कि हमने जो इतने दिन से सपना सजा के रखा था और वो अब साकार होगा। अब देखिए प्रस्तावना निकली कहाँ से भारत के संविधान में? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में नेहरू साहब ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। उद्देश्य प्रस्ताव से ही प्रस्तावना निकली है। ठीक है, तो प्रस्तावना के संदर्भ में इतनी जानकारी। देखिए प्रस्तावना के संदर्भ में प्रश्न जो पूछे जाते हैं, पिछली बार नेट के पेपर में पूछा गया यह क्वेश्चन यूजीसी नेट में, कि जो आर्थिक न्याय शब्द है वो संविधान के किस किस भाग में वर्णित है। तो आर्थिक न्याय शब्द प्रस्तावना में भी वर्णित है, जैसा मैंने बताया अभी आपको। और आर्थिक न्याय जो शब्द है वो डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या हमारे नीति निर्देशक तत्वों में भी निहित है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपीएससी वाला ने बताया कि कैसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये सब चीज़ें हैं, आप इसको याद रखें, ध्यान रखें। ठीक है, फिर मिलते हैं।